हेलो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि चाहे सुपर टेट का पेपर हो चाहे बीपीएससी का नॉर्मल पेपर हो, काव्य से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। और यहाँ हम बात करें हिंदी साहित्य की, तो जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, कामायनी तो इतना बड़ा महाकाव्य है, ठीक है ना, ये आपका खंड काव्य है, ये आपका चंपू काव्य है। लेकिन ये चीज़ें होती क्या हैं? ये मुक्तक काव्य है, इसका मतलब क्या है? और आजकल तो पेपर में आप देख रहे हैं कि कितना आता है कि इसके कितने प्रकार हैं, इसके कितने प्रकार हैं, छंद के कितने प्रकार हैं, अलंकार के कितने प्रकार हैं, उसी प्रकार काव्य के कितने प्रकार हैं, आज हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, 2 या 3 मिनट में मैक्सिमम हम खत्म कर देंगे, लेकिन समझना है आपको। तो काव्य के फ्रेंड्स रचना के आधार पर केवल और केवल 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य मतलब कि जैसे जो सुना जाए, जैसे कि आप अपनी बुक्स में पोयम पढ़ते हैं, अखबार में पोयम पढ़ते हैं, तो क्या होता है जब आप बोलते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ती है, वो श्रव्य काव्य है। और दृश्य काव्य क्या होता है? दृश्य काव्य वो होता है जैसे कि आप नाटक वगैरह देखते हैं, और नाटक ये वो नहीं जो आजकल सीरियल्स आते हैं ओटीटी पर। नाटक मतलब कि जैसे पुराने जमाने में या फिर अभी रामलीला वगैरह चलती है, ठीक है ना, कोई ऐसा मंच पे नाटक होता है जिसमें गाने के रूप में होता है कि म्यूजिक चल रहा होता है, तो वो आपका दृश्य काव्य होता है। अब जो श्रव्य काव्य होता है, दृश्य काव्य में तो आपका नाटक आ जाता है, प्रहसन आ जाता है, ठीक है ना, परंतु जो श्रव्य काव्य है वो आगे और विभाजित होता है। श्रव्य काव्य के आगे 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध नाम से स्पष्ट है, प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्थित, जिसमें कुछ नियम है, जो कुछ नियमों में बंधा हुआ है। और मुक्तक काव्य वो होता है जिसमें कोई बंधन है ही नहीं, जो हर नियम से मुक्त है, अपना कुछ भी लिखते रहिए। तो श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं फ्रेंड्स, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब जब हम बात करते हैं प्रबंध काव्य की, कि वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों और छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह बंधी हो, मतलब कि बेसिकली इतना लंबा नहीं, जो नियमों में बंधी हो, प्रबंध काव्य। अब प्रबंध काव्य के भी आगे 2 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, देखिए, और बल्कि 3 प्रकार होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक काव्य। 3 प्रकार होते हैं प्रबंध काव्य के, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक काव्य। अब ये क्या चीज होती है जरा देखते हैं। सबसे पहले तो महाकाव्य, जैसे कामायनी है, तो महाकाव्य में जीवन का या घटना विशेष का संपूर्ण वर्णन होता है। और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, नाम से स्पष्ट है, महा है, उसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, उसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, उसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, और सबसे मेन बात फ्रेंड्स, उसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं। उसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं। सर्ग का मतलब क्या होता है? अध्याय। ओके, तो ये होता है आपका महाकाव्य। फिर इसके अब ये कुछ उदाहरण, जैसा मैंने आपको कहा था, मैं आपको उदाहरण भी दूंगी। अब तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस आपका महाकाव्य है। फिर मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत, कामायनी, लोकायतन, ये सारे के सारे आपके महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि मैम जो रामचरितमानस है इसमें तो 7 सर्ग हैं। बच्चे वो 7 सर्ग नहीं, वो 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड और वो सब, तो वो कांड हैं, उसमें मतलब अलग अलग और अध्याय होते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। लेकिन रामचरितमानस आपका महाकाव्य है। अगला देखिए, और ये देखिए, इसमें 7 सर्ग, इसमें 12 सर्ग, इसमें 58 अध्याय यानी सर्ग, और इसमें 15 सर्ग। तो चाहे इसमें 7 सर्ग हैं, लेकिन विभिन्न छंदों का प्रयोग हुआ है, पात्रों की संख्या अधिक है, तो उस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। आगे देखिए अब जल्दी से दूसरा, अब ये जो 7 कांड हैं फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि कौन कौन सा कांड, और कभी कभी पेपर में ये भी आता है कि क्रम बनाइए, तो आपको सीरीज वाइज याद होना चाहिए। रामचरितमानस में सबसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और फिर उत्तर कांड। तो ये पूरा सीरीज में आपको याद होना चाहिए। अगली चीज, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, पेपर में यह भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कामायनी का सर्ग नहीं है, तो कामायनी के ऊपर एक प्रश्न बनता है फ्रेंड्स। तो 15 सर्ग कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये आपके कामायनी के 15 सर्ग हैं, महत्वपूर्ण। अगला देखिए, फिर आता है खंड काव्य। अब खंड काव्य क्या होता है? खंड मतलब होता है टुकड़ा। खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना या पक्ष का वर्णन होता है,
महाकाव्य में तो संपूर्ण जीवन का होता है, जो खंड काव्य उसमें केवल और केवल एक विशेष घटना या जीवन के एक पड़ाव का जो है वर्णन होता है। फिर इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, डेफिनेटली जीवन के किसी एक पक्ष का ही चित्रण होता है, केवल एक ही सर्ग होता है, पात्रों की संख्या सीमित होती है और केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। तो ये होता है आपका खंड काव्य। तो आई होप अब आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर पता चल गया होगा। फिर अब इसके उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी का पंचवटी, नरोत्तम दास जी का सुदामा चरित, श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी का युद्ध, दिनकर जी की रश्मि रथी, तुलसीदास जी की पार्वती मंगल, ये सारे के सारे आपके खंड काव्य हैं फ्रेंड्स, और पेपर में आ भी सकते हैं इसके रचयिता। आगे देखिए, अब यहां पर चार्ट के माध्यम से मैंने दोनों में अंतर आपको बता दिया, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं कि आकार बड़ा होता है, आकार छोटा, संपूर्ण जीवन, जीवन का कोई एक पक्ष, पात्रों की संख्या ज्यादा, पात्रों की संख्या कम, अनेक छंद, केवल एक छंद, 8 से अधिक सर्ग, यहाँ पे केवल एक ही सर्ग होता है, केवल एक ही अध्याय होता है। ओके, और उसके बाद फिर आख्यानक गीत। आख्यानक काव्य क्या होता है फ्रेंड्स? जो गीति काव्य होता है, जिसे गाया जाता है, और ऐसी पदबंध रचना जिसमें एक लघु कथा वर्णित होती है और जिसके छंदों में गेयता होती है, जिसको हम म्यूजिक के रूप में गा सकें। जैसे कि आप देखते हैं वो हाँ, एक कविता है, जैसे आप कोई भी कविता बोलते हैं ना कि जैसे यह कदम्ब का पेड़ अगरमा होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो ये आप गाना नहीं गा रहे हैं, ये आप नॉर्मल कविता को लय में गा रहे हैं। परंतु अगर ये कविता ये होती हिंद देश के निवासी, इसे अपना गाना गाए बिना मतलब थोड़ा कर नहीं सकते हैं, आप गाना ही गाएंगे कि भाई हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, तो वो गाने के माध्यम से ही गाते हैं, वो होता है आख्यानक गीत। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? जैसे मीराबाई का नरसी जी का माहेरो, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की झांसी की रानी, मैथिली शरण गुप्त जी का रंग में भंग, तुलसीदास जी का हनुमान चालीसा। जी फ्रेंड्स, तो ये सारे आपके आख्यानक गीत होते हैं। और फिर आपका लास्ट में आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य वो है जिसमें कथा नहीं होती है, प्रत्येक छंद पूर्व पद से मुक्त होता है। जैसे बिहारी सतसई, बिहारी सतसई मुक्तक काव्य का सबसे बड़ा उदाहरण है फ्रेंड्स, जिसमें एक दोहा दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, वो कोई जुड़ाव नहीं है। और साथ ही साथ मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं, कौन कौन से? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। अब इसमें पाठ्य मुक्तक में विषय को प्रधानता होती है, विषय की, इसमें प्रसंगानुसार भावानुमति और कल्पना का चित्रण होता है। इस प्रकार से गेय मुक्तक में क्या होता है कि गेय मुक्तक को गीति काव्य भी कहते हैं। इसमें भाव प्रणयता, सौंदर्य बोध, अभिव्यक्ति की संक्षिप्तता, संगीतात्मकता की प्रधानता होती है, म्यूजिक जैसे एक लय होती है। और इसके जो है उदाहरण देखिए, मुक्तक काव्य के हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला, तुलसीदास जी की दोहावली, बिहारी जी की सतसई मैंने आपको बताया था, रहीम के पद, ठीक है ना। और लास्ट में आता है आपका चंपू काव्य। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। चंपू काव्य क्या होता है? गद्य और पद्य का मिश्रण, इसे चंपू कहते हैं, ठीक है ना। और मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा यशोधरा जो है वो आपका चंपू काव्य है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना उर्वशी आपका चंपू काव्य है। तो ये दो मेन उदाहरण हैं चंपू काव्य के। और इसीलिए अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, जो दृश्य काव्य है वो तो नॉर्मल है, श्रव्य काव्य के इतने सारे प्रकार हैं, लेकिन श्रव्य काव्य को मुख्यतः ऐसे मानिए, पद्य गद्य चंपू काव्य। पद्य में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध में महाकाव्य, खंड काव्य, एकांकी आख्यानक काव्य, मुक्तक काव्य में पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक यानी गीति काव्य। तो ये आपका पूरा का पूरा काव्य का भेद है। आई होप अब आपको काव्य के भेद में कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।